सो बेटा ये पार्ट सेकंड है जिसमें अब हम आगे के टॉपिक्स को यहाँ जल्दी जल्दी ब्रीफ में इसका डिस्कशन लेंगे ताकि आपको एक समअप मिल जाए सभी चीज़ों का कि इस चैप्टर में बेसिकली किस बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, आज की क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है फाइनल गुड्स। सर्विस सेक्टर के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स के साथ भी क्या प्रॉब्लम चल रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं बढ़ रही हैं, एंड प्रॉब्लम क्या क्या हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेट करती हैं, प्रॉब्लम क्या क्या हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेट करती हैं। उसके बाद हम रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, देन अर्बन एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की बात करेंगे। हम और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे कि कैसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, लोग बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हैं कई सारे सेक्टर्स में। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी फाइनल गुड्स। हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसमें जो प्रोडक्शन देखता है और उसकी मनी वैल्यू देखता है उसमें भी किस तरह की मनी वैल्यू देखी जाएगी, ऐसे प्रोडक्ट्स की मनी वैल्यू देखी जाती है जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट होते हैं। तो मैं आपका ध्यान यहाँ पर फोकस यहाँ पर चाहती हूँ, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रोडक्शन विद द टर्म ऑफ एंड यूज़ तो बहुत सारे टाइप्स के बन जाते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो एक तो कैटेगरी आ जाती है इंटरमीडिएट एंड एक आ जाती है आपकी फाइनल। इसे कैसे समझेंगे, मान लीजिए फार्मर था, ठीक है, फार्मर था, फार्मर ने ये जो गेहूं है, गेहूं प्रोड्यूस किया, वीट प्रोड्यूस किया, वीट को फ्लोर फैक्ट्री में दिया। ठीक है, अब फ्लोर फैक्ट्री से ये आटा बन कर के निकला, फ्लोर बन के निकला, इसने इसे बेकरी में बेचा और बेकरी वाले ने इसकी फाइनल ब्रेड बना करके मार्केट में बेची। मार्केट में ये ब्रेड पहुंच रही है, ये वीट 100 की थी, इसने ऐड ऑन कर दिया 120, बेकरी वाले ने ऐड ऑन कर दिया 150, फाइनल वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो 150 की ये ब्रेड है। तो जो मनी वैल्यू ली जाएगी ना वो इस ब्रेड की ली जाएगी, ये नहीं कि 150 प्लस 120 प्लस 100। क्यों? क्योंकि ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ये कैसे गुड्स हैं? इंटरमीडिएट गुड हैं। Intermediate goods are those goods which are used in the process of production. When the product is processed, at that time these goods are used in the process of production. Hence, value addition is done on that particular product. इधर देखिए इसकी value addition हो रही है, गेहूं से आटा बन रहा है, आटे से फिर ये फ्लोर और प्रोसेस होगा तब ब्रेड बनेगा, तो वैल्यू ऐड हो रही है। तो जब तक ये वैल्यू ऐड होती रहेगी इसको कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड। लेकिन जब ये फाइनल हमारे और आपके कंजम्पशन के लिए रेडी हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, तब वो हो जाएगी फाइनल गुड। अगर मैं इस केस में बात करूँ ब्रेड, तो ब्रेड है आपकी फाइनल गुड। ठीक है, तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि जीडीपी में किस तरह की प्रोडक्शन को लिया जाता है, फाइनल गुड की प्रोडक्शन को लिया जाता है। नेक्स्ट आता है सर्विस सेक्टर के साथ डिलेमा क्या है। देखिए अभी मैंने बताया कि जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बहुत सारा है, किस सेक्टर से? सर्विस सेक्टर से। सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन सर्विस सेक्टर में पैसे तो ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ ना तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, प्रोडक्शन मीन्स मनी तो ज़्यादा है यहाँ से, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं है तो इसका मतलब साफ साफ ये पता चल रहा है कि लोगों की जगह पर मशीनें काम कर रही हैं या कुछ और टेक्नोलॉजी काम कर रही है, ये तो बात पक्की है। यही चीज़ आप सेकेंडरी सेक्टर में भी ले लीजिए। तो इस वजह से जो बर्डन होता है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होते हैं और वो कहाँ पर इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हैं, प्राइमरी सेक्टर में ही ढूंढते हैं। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द जीडीपी वैल्यूएशन इन टर्म ऑफ मनी वैल्यू, तो जीडीपी का जो सबसे ज़्यादा श्रेय होता है वो सर्विस सेक्टर से आता है। और अगर इफ़ आई टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रिस्पेक्ट टू 3 ऑफ द सेक्टर्स, तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आती है हमारी प्राइमरी। अभी भी बड़े सारे लोग जो एम्प्लॉयमेंट में है वो कहाँ पर है? प्राइमरी सेक्टर में। क्लियर है?
And if I talk about the primary sector, there also the problem of rises, because primary sector में भी जो लोग काम कर रहे हैं ना, ज़रूरत तो सिर्फ 4 लोगों की है, काम कर रहे हैं 10, तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट दिख रही है वहाँ पे, उस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट दिख रही है। इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, जहाँ ज़रूरत सिर्फ 4 की हो, काम कर रहे हो 8, तो बाकी बचे 4 कौन हो गए? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, कुछ अनएम्प्लॉयड प्राइमरी सेक्टर में, अभी मैं ये प्रॉब्लम्स की ही बात कर रही हूँ, प्रॉब्लम विथ एग्रीकल्चर, कि यहाँ पर भी जो हो गए कितने प्रॉब्लम्स हो गए। पहला तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, दूसरा जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो सीजनल भी अनएम्प्लॉयड होता है, कि आपको पता है कि कुछ सीजन तक ही काम चलता है खेती बाड़ी का, है ना, कुछ सीजन ऐसे भी आ जाते हैं जहाँ पर रुक जाता है किसान, उसको पैसे नहीं मिलते हैं ना, तो वहाँ पर ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा, बिचौलिए कई बार आकर के पैसा काफ़ी सारा खा देते हैं, अनाज मंडी तक पहुंचा जाता है तो कार्टल बड़े सारे लोग अपना अपना डेवलप कर लेते हैं, सब लोग अपना कार्टल बना लेंगे, नहीं वो गेहूं बेचने आए, इतने रेट पर ही सब लोग अड़े रहिए, वो बेचारा थक के हार के छोटी छोटी कीमतों में भी बेचकर अपना अनाज चला जाता है। तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एक किसान भी फेस करता है, खेती बाड़ी या प्राइमरी सेक्टर के पर्सन्स भी फेस करते हैं। लेकिन अगर भी अभी भी मैं बात करूँ तो यहाँ पर इनफ जॉब अपॉर्चुनिटी की अगर बात करूँ सेकेंडरी और टर्शरी में, इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी जनरेट नहीं है, क्योंकि इफ़ आई टॉक अबाउट द सर्विसेज सेक्टर, तो कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पे स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, जैसे टीचिंग हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, डॉक्टर हो गया, है ना, लॉयर हो गया, इनको तो पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नॉर्मल स्किल्स लेकर के भी काम कर रहे हैं, जैसे ऑटो ड्राइवर है, बार्बर है, बाल काटने वाला है, नॉर्मल टेलरिंग है, जो अपनी सर्विस दे करके जीवन यापन कर रहा है, क्या उसको उसी उपलक्ष्य में पैसे मिल रहे हैं? तो डिलेमा तो वहाँ पर भी मौजूद है। अब मैं बात करती हूँ सर्विस सेक्टर के डिलेमा की, तो मैंने यही बोला कि कुछ लोग तो अच्छे से उनको पेमेंट मिलती है, कुछ को बहुत कम मिलती है। कैसे? अगर मैं इफ़ आई टॉक अबाउट द टेलर और बार्बर जो बाल काटता है, उसकी क्या पेमेंट आप कंपेयर कर पाओगे किसी इंजीनियर या डॉक्टर से? नहीं। सर्विसेज, इफ़ आई टॉक अबाउट द सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन, तो दे बोथ आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज, इजंट इट? बट इफ़ आई टॉक अबाउट द मनी वैल्यू, तो मनी वैल्यू में एक को तो ज़्यादा मिलेगा, एक को थोड़ा कम मिलेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ प्राइमरी सेक्टर की, तो 44% प्रोड्यूस 12% ऑफ जीडीपी। देखिए यहाँ पर लोग 44% की वर्कफोर्स लगी है, लेकिन प्रोडक्शन कितनी कर पाती है? 12% का जीडीपी का प्रोडक्शन कर पाती है। अगर सेकेंडरी टर्सरी में बात करूँ तो 66% लोग तो हैं इधर, लेकिन वर्कर्स जो हैं इंडल्ज, यहाँ या प्रोडक्शन देखिए ज़्यादा कर रहा है। मैं बताती हूँ यहाँ पर इतने लोगों की कम वर्कफोर्स दिख भी क्यों रही? देखो है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में लोग ज़्यादा भागते हैं, लेकिन हताश निराश होकर के ये भागते सेकेंडरी टर्शरी की तरफ ही हैं, या कुछ अपना काम करना शुरू करते हैं। रीज़न क्या है कि यहाँ पे आउटकम की कमी है, आउटकम की कमी है। क्यों? अब भाई एक ज़मीन है, ज़मीन पर 100 किलो अनाज अगर आप पैदा कर सकते हैं, एग्जाम्पल लीजिए 100 किलो अनाज पैदा कर सकते हैं, तो 100 किलो में 10 लोग काम कर रहे हैं, तब भी वो 100 किलो ही पैदा करेगा, 100 kg ही पैदा करेगा। और अगर 50 भी आपने इंक्लूड कर दिए तो भी वो 100 kg ही पैदा करेगा, उससे ज़्यादा वो पैदा नहीं करेगा। तो वहाँ पर कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, ये भी हमने देख लिया। अच्छा, इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर की प्रोडक्शन तो 9 टाइम्स ग्रो हो गई, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी कम है। अभी टर्शरी सेक्टर की बात करूँ तो प्रोडक्शन तो 14 टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अभी भी यहाँ पर नहीं है। और हमने जैसा देखा कि तीनों ही सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। अगर मैं देखूँ तीनों ही सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे एज इन पूछता है तो आपको ये चीज़ बतानी है कि अगर मैं जीडीपी की वैल्यूएशन बात करूँ, पैसे सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलते हैं? तो सर्विस सेक्टर से मिलते हैं। और अगर मैं एम्प्लॉयमेंट मतलब लोग ज़्यादा कहाँ काम कर रहे हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं या सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। क्लियर है? अब मैं बात करती हूँ रूरल एम्प्लॉयमेंट और अर्बन एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज़ करी जाए। ठीक है, प्रॉब्लम तो बता दिया मैंने। तो अगर मैं कोई भी सेक्टर की बात करती हूँ तो या तो वो तो गांव में होगा या तो फिर वो शहरों में होगा, है ना। सो
रूरल एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो किसानों को सस्ते दरों पे लोन मिलना चाहिए। स्मॉल फार्मर्स को अभी भी लोन लेने में बहुत भटकना पड़ता है, उनको लोन ईजिली मिलता नहीं है। कुछ स्मॉल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट कर देना चाहिए। कुछ ऐसी इंडस्ट्री, अचार पापड़, ऐसी कुछ छोटी छोटी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए लोन मिल जाना चाहिए, या उनको उस तरह की स्किल प्रोवाइड करनी चाहिए। अच्छा, अनाज मंडी बहुत अच्छे से वहाँ पर उनके पास की एरिया में मिल जाए, और जो कि सही रेट्स पर उनका सामान खरीद भी ले, उनसे अनाज खरीद भी ले, ये भी हो जाना चाहिए। हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज़ रूरल एरियाज़ में डेवलप करनी चाहिए। लोग अगर हेल्दी होंगे तब तो कुछ आजीविका कमाने के कई सारे संसाधन वो तब भी जुटा लेंगे, लेकिन अगर हेल्थ भी नहीं है, नॉलेज नहीं है, ठीक है, हेल्थ भी नहीं है, तो फिर तो वो मजदूरी के काम से भी गया। समझ रहे हो बात। दूसरा, टूरिज़्म को थोड़ा सा डेवलप करना चाहिए। दूसरा, वहाँ पे कुछ रीजनल या कुछ कल्चरल आर्ट्स होंगे, आर्ट फॉर्म होंगे, उनको इम्प्लीमेंट करा जाए, उनके आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, क्राफ्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद में मनरेगा या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एग्रीकल्चर रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट मनरेगा बोला जाता है इसको, 2005 का। 2005 में ये एक्ट लागू हुआ था। जब ये लागू हुआ था उसमें ये बताया गया था कि 100 डेज़ का पेड वेजेस दिए जाएंगे। पेड वेजेस में मतलब जो लोग अपने आप को इस एक्ट के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करते हैं उनको 100 डेज़ का पेड वर्क मिलेगा किसी भी जगह पर, और अगर नहीं वर्क मिलता 100 दिन का तो इनको अलाउंस मिलेगा। अलाउंस मतलब भत्ता मिलेगा, बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा कि हम आपको काम नहीं दे पाए तो आपको पैसे देंगे। तो इनका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मैनर में हो तो रूरल में एरियाज़ में, गाँव के एरिया में एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ अर्बन एरियाज़ में, तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखे तो ज़्यादा बेटर है। कैसे? उनको इतनी स्किल प्रोवाइड हो, उनको इतनी एफिशिएंसी प्रोवाइड हो जाए ताकि वो सेल्फ कुछ अपने आप से ही कुछ खड़ा करके एम्प्लॉयमेंट अपने आप ही, जैसे अभी कुछ दिन पहले भाषण भी था कि मोदी जी बोल रहे थे पकौड़े बेचिए, है ना। क्या था वो यही है कि आप कुछ ना कुछ एक ऐसा कुछ इनोवेट करिए जिसमें आप खुद कुछ काम करके खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाइए, किसी के नीचे जीवजूरी करने की ज़रूरत ना पड़े। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर भी डेवलप करने के लिए आप आज अगर आप डील करें तो MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं इनको रियायत देने के लिए इनके कोऑर्डिनेशन में भी बदलाव ला दिया गया है कि इनका जो कैपिटल हो उसको भी कम, मतलब पैसे इन्हें जल्दी इजीली मिल जाएंगे। तो अगर इन्हें लोन इजीली मिल जाए तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ अच्छे से डेवलप हो सकती हैं। देन प्राइवेट कैपिटलिस्ट ऐसे हों जैसे कि अदानी है, विल्मेर ग्रुप है ना, मुकेश अंबानी है, ये कैपिटलिस्ट हैं, इनके पास बहुत अच्छे पैसे हैं। ये क्यों ना किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें, कुछ वेंचर करें, मतलब कुछ अनोखा सा काम करने के लिए, या कोई ऐसे पर्सन को ढूंढें जो बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया लेकर आए तो वहाँ पर ये इन्वेस्ट करें। कैसे ना कैसे करके इनको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए कि जहाँ आपको स्किल और इनोवेशन दिखे वहाँ पर आप भी पैसे कुछ इंक्लूड करो ताकि काम वहाँ पर बढ़े। खुद से ये कुछ खर्चा करें, कुछ एक्सपेंडिचर करें, ताकि वहाँ पर जब ये प्लांट एस्टैब्लिश करेंगे तो बड़े सारे लोगों को काम मिलेगा। उसके बाद में एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग टू डेवलप स्किल, एजुकेशन प्रोवाइड की जाए पहले लेवल पर, तो उसके बाद वोकेशनल काम करने लायक ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए, स्किल प्रोवाइड करी जाए। देखो गाँव में अभी भी अपने स्किल इंडिया मिशन है, अपने इंडिया में स्किल को पॉलिश किया जाता है वहाँ पे, ताकि लोग खुद से भी कुछ काम कर सकें, है ना। अगर मैं बात करूँ गाँव के रूरल एरियाज़ में या कहीं पे, तो कई गर्ल्स ऐसी हैं जो सिलाई वगैरह सीख रही हैं, ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रहे हैं। ये क्या है? ये एक तरह का स्किल है, एक इनोवेशन है जो वो सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? ताकि वो आजीविका कमा सकें। क्लियर है? ये तो हमने कुछ बात कर ली। अब ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ सेक्टर्स की प्रॉब्लम की तो उसमें भी 2 सेक्टर्स आ जाते हैं बेटा। एक चीज़ ध्यान रखना, देखिए हमारे यहाँ पर वर्किंग ना एक तो पब्लिक सेक्टर के अंडर हो रही है और एक प्राइवेट मतलब प्राइवेट पर्सन्स, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स। जो कंपनियाँ गवर्नमेंट के अंदर हैं
वो सरकारी कंपनियां हो गई, और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स रन कर रहे हैं वो प्राइवेट कंपनीज हो गई, है ना। अगर मैं इफ़ आई टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ, अभी के लिए तो ये एग्जांपल सूटेबल नहीं होगा क्योंकि 50% तो अब हमारी इंडियन रेलवे भी क्या हो गई, प्राइवेट हो गई, ठीक है। लेकिन अभी भी पूरी तरह से प्राइवेट नहीं हुई है, ये गवर्नमेंट ही है, समझ में आ गई। इसकी अभी भी फंक्शनिंग पूरी तरह से नहीं दी गई है प्राइवेट जगहों पर। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट द ब्रॉड एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। सी, अगर मैं बात करूँ, दो तरह के सेक्टर्स हैं, एक पब्लिक सेक्टर होगा, पब्लिक सेक्टर ऐसी कंपनीज जो सरकार के द्वारा रन होती हैं, और एक प्राइवेट सेक्टर ऐसी कंपनीज जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा रन होती हैं। क्लियर है? तो इसमें मैं स्मॉल एग्जांपल देखती हूँ। एक देखिए रेलवे, और एक ले लीजिए मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, वो भी मैं बोल दूँ दिल्ली मेट्रो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रेलवेज़ की, तो आपको ये भी पता होगा कि रेलवेज़ अब आज की डेट में ये एग्जांपल थोड़ा सा ऑड हो गया, ऑब्सोलीट हो गया। रीज़न बीइंग क्योंकि रेलवे में भी अभी भी जो वर्किंग है उसको प्राइवेटाइज करने के लिए बोला गया है, उसे प्राइवेटाइज करने के लिए कह दिया गया है। रीज़न क्या, अभी भी लेकिन ऑपरेशंस जो हैं इसके वो अभी भी प्राइवेट नहीं पब्लिक सेक्टर ही देखेगा। तब भी इसीलिए हम बोलते हैं कि ये पब्लिक मतलब सरकार के निहित में, तो सरकार के अंदर रहने वाली कंपनीज और प्राइवेट इंडिविजुअल करने वाला काम। देखिए प्राइवेट कंपनीज जो होती है ना, ये प्रॉफिट का मोटिव रखती हैं हमेशा, प्रॉफिट का। लेकिन ये गवर्नमेंट होती हैं, ये सोशल वेलफेयर को रखती हैं। किसको रखती हैं? सोशल वेलफेयर को रखती हैं। सोशल वेलफेयर का मतलब क्या होता है? सोशल वेलफेयर का मतलब होता है लोगों के खुशहाली के लिए काम करना। मुझे बताओ, दिल्ली मेट्रो में सफ़र किया होगा, रोहिणी से कहीं और जगह जाने के लिए, किसी भी जगह का रिस्पेक्टिव कोई आइडिया हो आपको, आप मुझे बताओ, क्या कोई गरीब घुस जाएगा तो उसको किराया कम कर दिया जाता है? नहीं। मैं बोलूँ 10 रुपये का अगर मेरे को किराया लगा तो कोई भिखारी भी बैठेगा ना, उसका भी किराया 10 रुपये ही है। दिल्ली मेट्रो की अगर बात कर रही हूँ। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट द इंडियन रेलवेज वेयर यू आर हैविंग लोकल कोचेज ऑल्सो, AC कोचेज ऑल्सो, जनरल डब्बे भी हैं, तो हर लेवल ऑफ सोसाइटी को कैटर करता है वो। गेटिंग माई पॉइंट? तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर केम फॉर द शेयर प्रॉफिट जनरेशन, वो ज़्यादा से ज़्यादा किसके लिए आते हैं? प्रॉफिट जनरेशन के लिए आते हैं। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द सोशल वेलफेयर, तो वो प्राइवेट के बस की बात नहीं होती। ये काम कौन करता है? सरकार। आप बताइए, ब्रिजेस बनाना, रेलवेज़ का ट्रैक बिछवाना, या जो भी चीज़ें हैं, या कैनाल्स को इस्टेब्लिश करना, डैम्स को इस्टेब्लिश करना, ये कोई प्राइवेट कंपनी अपने आप से कर लेगी? नहीं। जब तक इंक्लूजन गवर्नमेंट का नहीं होगा तब तक नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या देखती है? सबका बेनिफिट देखती है, ठीक है। इसी में प्रॉब्लम आ जाती है आपकी दो सेक्टर्स में, एक होता है ऑर्गेनाइज और एक होता है अनऑर्गेनाइज। इफ़ आई टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर एक तो निर्धारित टाइम होता है कि आपको 8 घंटे की नौकरी है, आपको 8 घंटे की नौकरी है, संडे की छुट्टी होगी, संडे के छुट्टी का पैसा भी मिलेगा, है ना। तो टाइम पीरियड डिसाइडेड होता है इनका, वर्क स्पैन, वेजेस अकॉर्डिंगली इनके काम के हिसाब से मिलते हैं, लीव्स भी पेड, लीव्स पर भी पैसे मिलते हैं, जैसे कि अगर छुट्टी हो गई तो उन्हें पैसे उसके मिलते हैं। दूसरा सिक्योरिटी होती है, कल को इनका मालिक इन्हें बाहर निकाल देना तो ये इनको शू कर सकते हैं कोर्ट में कि आपने किस बेस पर मुझे नौकरी से निकाला। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो यहाँ पर दिहाड़ी वेज रेट्स वाले होते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट जो मजदूर होते हैं, लेबरर्स होते हैं, जो एक एक दिन के हिसाब से काम करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इनको कोई पेंशन प्लान मिलती है, कोई PF मिलता है, कोई सिक्योरिटी मिलती है, कोई रेगुलर सैलरी मिलती है? नहीं मिलती। इनको किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं है, इनका मालिक आज ही निकाल दे तब भी ये केस भी नहीं कर सकते, ये तो रजिस्टर ही नहीं है। तो इनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, और जिसके उपलक्ष्य में सरकार अब धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी
कवर करने की कोशिश कर रही है ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हमारे वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, उनको बेनिफिट हो सके। तो होप you understood this whole chapter, and thanks for watching, and all the best for your exams.